सैम पित्रोदा और राहुल गांधी ने भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की हर संभव कोशिश की। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम दिया। राहुल गांधी के इस खेल पर से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पर्दा उठाया। यह दावा स्पुतनिक इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में किया। रिपोर्ट में कहा गया कि मोसाद ने भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी सहयोगी सैम पित्रोदा के होम सर्वर को निशाना बनाकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन का उद्देश्य ये पता लगाने का था क्या भारत की विपक्षी पार्टी का हिंडनबर्ग रिसर्च के साथ कोई कथित साठगांठ था। हिंडनबर्ग रिसर्च वह संस्था है जिसने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप पर शेयर बाजार में हेराफेरी और अकाउंटिंग फ्रॉड के गंभीर आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद शेयर बाजार में कत्लेआम मच गया। अडानी ग्रुप के शेयर तो धड़ाम से नीचे गिर गए थे, जिससे निवेशकों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि अब हिंडनबर्ग रिसर्च अपना कारोबार बंद कर चुकी है। स्पुतनिक इंडिया ने सूत्रों के हवाले से दावा ये किया कि इस सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान मोसाद को इनक्रिप्टेड चैट और सीक्रेट बैक चैनल कम्युनिकेशन का सुराग मिला, जिनसे कथित तौर पर राहुल गांधी और हिंडनबर्ग रिसर्च की टीम के बीच संवाद के संकेत मिले। इन संवादों का उद्देश्य गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को कमजोर करना था। इस खुलासे के बाद कांग्रेस में खामोशी है और उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई। बड़ी बात यह कि यह खुलासा उस वक्त हुआ जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो चले थे। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को 5 बड़े झटके दे डाले, लेकिन सबसे बड़ा झटका सिंधु जल संधि को स्थगित करने का है। भारत के इस कदम से बौखलाए पाकिस्तान ने शिमला समझौता स्थगित कर दिया और पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल भारत के लिए बंद कर दिया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप पर जटिल अकाउंटिंग प्रैक्टिस और विदेशी सेल कंपनीज के नेटवर्क के जरिए अपनी संपत्तियों की शेयर्स को कृत्रिम तरीके से बढ़ाने का आरोप लगाया था। इस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयर्स में भारी गिरावट आई थी और राजनीतिक गलियारों में भी उबाल देखा गया था। हालांकि अडानी समूह ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। हालांकि कांग्रेस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। सेबी ने पूरे मामले की जांच की, लेकिन अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन राहुल गांधी आज तक अडानी का नाम लेकर पीएम मोदी पर सियासी हमला कर रहे हैं और उनकी कोशिश इसका राजनीतिक फायदा उठाने की भी है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कश्मीर को पाकिस्तान अपने गले की नस बताता है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का पेट काट दिया। पाकिस्तान की पेट पर पीएम मोदी ने ऐसी लात मारी जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की होगी। इसके पीछे की वजह यह है कि सिंधु जल संधि के बाद पाकिस्तान के हुए चारों जंग के दौरान भारत ने ऐसा कठोर फैसला कभी नहीं लिया जो अब पीएम मोदी ने एक झटके में कर दिखाया। इस फैसले से बौखलाए पाकिस्तान ने शिमला समझौता स्थगित कर दिया। मतलब हर हाल में सीमा पर शांति बनाए रखने के वादे से पाकिस्तान पीछे हट गया। संकेत युद्ध के। भारत के पानी से अपनी दाल रोटी चला रहे पाकिस्तान को इतनी सुविधा जवाहरलाल नेहरू ने इसलिए दी थी ताकि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाए। नेहरू को नोबेल मिला नहीं, लेकिन उस संधि की वजह से भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों को पानी का संकट का सामना करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि हुई। इस संधि को विश्व बैंक की मदद से तैयार किया गया था। इस संधि पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में सिंध नदी प्रणाली के तहत आने वाली 6 नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत को दिया गया, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी को पाकिस्तान को दिया गया। हालांकि इस संधि में इन नदियों के कुछ पानी एक दूसरे को इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। जब ये समझौता हुआ तो हर तरफ से सवाल उठाए गए। खुद कांग्रेस के भीतर से इस संधि के विरोध में आवाज उठी थी, लेकिन पार्टी पंडित नेहरू की खुली आलोचना नहीं कर पाई। इसको लेकर चर्चित किताब इंडिया आफ्टर गांधी के उसके लेखक रामचंद्र गुहा ने विस्तार से लिखा। आजाद के बाद 1947 में भारत के बंटवारे के बाद पंजाब प्रांत को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इस कारण पंजाब इलाके से निकलने वाले नदियों का पानी बांटना एक जटिल काम था और इसी के तहत सिंधु नदी प्रणाली की नदियों का पानी बांटना था। इसको लेकर लंबे समय से दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी। ये नदियां तिब्बत इलाके से निकलती हैं और भारत होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। पाकिस्तान का हिस्सा नीचे की तरफ पड़ता है और वो अपनी खेती के लिए पूरी तरह से नदियों पर निर्भर है। खासकर पंजाब और सिंध प्रांत में पाकिस्तान की खेती इसी पर निर्भर है। 1948 में भारत ने पहली बार इन नदियों का पानी रोका था। फिर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाई थी। 1954 में विश्व बैंक के मंच पर दोनों देश मिले। दूसरी तरफ नेहरू ऐसे मामलों को बातचीत के जरिए सुलझाने के समर्थक थे।
वह वैश्विक स्तर पर भारत की छवि भी एक उदार राष्ट्र की बनाना चाहते थे। इस कारण उन्होंने काफी हद तक भारत के हितों से समझौता कर इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। संधि 1960 में हुई और भारत की इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को देने की बात कही। इस कारण इस संधि को भारत के नजरिए से काफी उदार बताया गया। रामचंद्र गुहा ने खुद लिखा है कि इस संधि की वजह से पार्टी असहज हो गई थी। कांग्रेस के कई बड़े नेता ये कह रहे थे कि अगर सरदार पटेल होते तो पीएम नेहरू को इतनी खुली छूट नहीं मिलती। पटेल कभी भी ऐसा समझौता नहीं होने देते। इस संधि के तहत पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी पाकिस्तान को देने की बात कही गई। इन नदियों में 99 अरब घन मीटर पानी है, जबकि भारत के पक्ष में आई नदियां रावी, ब्यास और सतलुज में केवल 41 अरब घन मीटर पानी है। कांग्रेस के तत्कालीन कई बड़े नेताओं का मानना था कि भारत की भौगोलिक स्थिति ऊपर है, ऐसे में भारत अपनी इस स्थिति का फायदा उठाकर ज्यादा बेहतर डील कर सकता था। उनका मानना था कि नेहरू ने राष्ट्रीय हितों को नजरअंदाज कर यह डील की। पाकिस्तान आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त तेवरों से पाकिस्तान में घबराहट का माहौल है। पाकिस्तानी सेना में भगदड़ के हालात हैं। सबसे ज्यादा टेंशन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। उन्हें इस बात का भय है कि कहीं भारत का निशाना वही न बन जाए, क्योंकि पीएम मोदी ने जिस तरह से पाकिस्तान को पहले हिंदी में हड़काया और फिर अंग्रेजी में धमकाया, उसके बाद से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत कभी भी कुछ भी करने के लिए हिचकेगा नहीं। इससे पाकिस्तान इतना डर गया कि पाकिस्तान की सेना ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी, जिसमें तोपखाने की फायरिंग से लेकर मिसाइल टेस्ट और अवॉक्स विमानों की गश्त शामिल है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को पाकिस्तानी सेना ने पंजाब सूबे के टिल्ला रेंज में तोपखाने की फायरिंग का अभ्यास किया। वहां भारत की सीमा जैसी परिस्थितियां बनाकर टैंक से गोलीबारी की गई। मौके पर मौजूद पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने सैनिकों की युद्ध तत्परता की प्रशंसा की और ऐसी भी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने मंगलवार की घटना के बाद से अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। बॉर्डर से सटे इलाकों में पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स की गश्त बढ़ा दी गई है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच पाकिस्तान 24-25 अप्रैल को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर कराची तट के पास सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने की योजना बना रहा है। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारतीय रक्षा एजेंसी इस स्थिति में संबंधित सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रही हैं। पाकिस्तान ने ये नहीं बताया कि वो किस तरह की मिसाइल का परीक्षण करेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से भारत से लगी सीमा पर हवाई गतिविधियां बढ़ा दी हैं। मंगलवार शाम से ही पाकिस्तानी एयरबोर्न एंड अर्ली वार्निंग विमान यानी अवाक्स भारत की सीमा के नजदीक उड़ान भर रहे हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि पाकिस्तान ने आतंकी लॉन्च पैड्स की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। उन इलाकों में हीट सिग्नेचर को पकड़ने वाले पाकिस्तानी ड्रोन गश्त लगा रहे हैं ताकि भारत की सैन्य कार्रवाई को रोका जा सके। पाकिस्तान ने स्वीडन की साब कंपनी से कम 10 अवाक्स विमानों की खरीद की है और इस कारण भारत ने स्वीडन की इस कंपनी से ग्रिपेन विमान खरीदने से इनकार किया। राष्ट्रपति को निर्देश देने से लेकर वक्फ कानून पर पहले से घिरे सुप्रीम कोर्ट को अब सेना की तरफ से भी फटकार लगी है। पहलगाम में मजहब पूछकर की गई सैलानियों की हत्या के बाद पूरे देश में उबाल है। पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कड़े फैसले करते हुए भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया। पाकिस्तान से वीजा संबंध भी स्थगित कर दिए गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी राजनयिकों और पाकिस्तानी नागरिकों को 7 दिन के अंदर भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया। अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। मतलब कि भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की तैयारी में है। इस बीच सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पहलगाम जाना चाहिए ताकि वे आतंकी हमले की वास्तविकता को समझें। जनरल पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में हस्तक्षेप किया, जिसके चलते सरकार और सेना के फैसलों में देरी हुई। उनके मुताबिक जजेस ने आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की नीतियों पर सवाल जो इस हमले का एक कारण बने। जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट पर निशाना नहीं साध रहे हैं। इसके पीछे देश की सुरक्षा से लेकर हर मामले में उसका बढ़ता हस्तक्षेप है, जिसके कारण सरकार को अपने फैसलों को अमल में लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उसे बेवजह मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता है। जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और उसके जजेस पर लगाए गए आरोपों को राजनीतिक बताकर तो एक बार टाला जा सकता है, अवमानना का डर दिखाकर खामोश कराया जा सकता है, लेकिन जब सेना का रिटायर्ड जनरल सवाल उठाए तो मतलब साफ है। सेना सुप्रीम कोर्ट की बेवजह दखलंदाजी से बेहद परेशान है, जिसका खामियाजा सेना को बार बार अपने सैनिकों की शहादत से चुकाना पड़ता है। और इसी वजह से पांडे ने कहा कि जजेस को पहलगाम जाकर स्थानीय हालात, आतंकवाद का असर और सुरक्षा बलों की चुनौतियों को अपनी आंखों से देखना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि कोर्ट को केवल कानूनी नजरिए से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत को समझकर फैसले लेने चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार और सेना को स्वतंत्र रूप से काम करने दें।
पांडे ने यह भी कहा कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का हाथ है और भारत को सख्त जवाब देना चाहिए। उनके अनुसार पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान कश्मीर में पर्यटन और शांति की प्रगति को रोकना चाहता है। पांडे ने चेतावनी दी कि अगर कोर्ट और सरकार ने मिलकर सख्त कदम नहीं उठाए तो ऐसे हमले बढ़ सकते हैं। इसके पहले भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को निरस्त करके पाकिस्तान की कमर ही तोड़ डाली। पानी बंद होने से पाकिस्तान की ग्रामीण आर्थिक हालत बिगड़ जाएगी और उसे अन्न संकट का सामना करना पड़ सकता है। पहले से ही कंगाल हो चुके पाकिस्तान के पास अब पानी की एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान तरसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में क्या हुआ ये बताने की शायद जरूरत नहीं, लेकिन ये बताना जरूरी है कि पहली बार धर्म पूछकर सैलानियों को गोली मारी गई। कश्मीर घाटी में जो कुछ हुआ वो लगभग इजराइल में हमास के हमले से काफी मिलता जुलता पैटर्न है, जहां हमास के आतंकियों ने 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 250 से अधिक इजरायलियों को बंधक बना लिया। हालांकि अब तक जानते हुए ये कहा जाता रहा है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन चाहे कश्मीर हो या फिर इजराइल हमास युद्ध, उसके दूसरे छोर पर एक ही धर्म के लोग हैं। कश्मीर घाटी में हुई ये घटना कश्मीर के छत्ती सिंहपुरा के नरसंहार को याद दिलाने वाला है, जहां 30 से अधिक सिखों का आतंकियों ने कत्ल कर दिया था। लेकिन उस घटना को भूलकर कांग्रेस सरकार ने हिंदू आतंकवाद की कहानी गढ़ने की कोशिश की। दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम की कोशिश नाकाम हो गई। कांग्रेस की यूपीए सरकार की कोशिश कश्मीरी आतंकवाद के बक्सर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की थी, लेकिन कश्मीर घाटी में सैलानियों से धर्म पूछकर उनकी हत्या का मामला बेहद गंभीर है। ऐसे वक्त में शायद सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक का नहीं बल्कि संविधान में भी कुछ बदलाव करने का है, जिसका जिक्र निशिकांत दुबे ने किया। हाई वैल्यू स्ट्राइक का निशाना पाकिस्तान का आर्मी चीफ हो सकता है, जिसने हाल ही में आतंकियों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया था। आईएसआई का चीफ या फिर वहां का कोई बड़ा नेता हो सकता है। हालांकि ये फैसला मोदी सरकार को करना है और पीएम मोदी कुछ ऐसा करेंगे जरूर। इसके लिए ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला जारी है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दल अपने वोट बैंक की चिंता में डूबा है। ऐसे में कपिल सिब्बल अजीब सलाह देने लगे। उनका कहना है कि भारत आतंकियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा करे। अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा करने का क्या मतलब है, ये कपिल सिब्बल को पता होगा। विपक्षी दल इस वक्त भी सियासत करने में लगा है। कांग्रेस कहती है सर्वदलीय बैठक बुलाओ, फिर उसका एक प्रवक्ता कहता है कि अमित शाह हमले की जिम्मेदारी लें। संजय राउत ने कहा कि अमित शाह सबसे असफल गृह मंत्री हैं, मतलब कि वोट बैंक का घटिया खेल तेज हो गया। इन सब के बीच निशिकांत दुबे ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि देश का बंटवारा जब हिंदू मुसलमान के नाम पर हो गया तो केवल वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को ज्यादा अधिकार देकर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने वालों को आज पहलगाम की घटना पर बताना चाहिए कि आज की हत्या धर्म के आधार पर की गई थी या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि लानत है सेक्युलरवादी नेताओं पर, आर या पार पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर हमारा होगा। धैर्य रखिए, ये मोदी की सरकार है जिसके गृह मंत्री अमित शाह हैं। संविधान का आर्टिकल 26 से 29 तक खत्म करने का समय आ गया है। वैसे भी अब संविधान में अनुच्छेद 26 से 29 तक का क्या मतलब है, जो सभी धर्मों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। किसी भी व्यक्ति को विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने को बाध्य नहीं किया जा सकता और राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा की स्वतंत्रता को नियंत्रित करता है। इसलिए ये वक्त की जरूरत है संविधान से इन अनुच्छेदों को हटा दिया जाए। मतलब कि जब तक दो मोर्चे पर कड़ा फैसला नहीं किया जाता, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पहलगाम के मशर बेसरन मैदान में धर्म पूछकर सैलानियों की हत्या से पूरा देश सदमे में है। अंदर ही अंदर इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है, लेकिन ऐसे मौके का इस्तेमाल कांग्रेस अपनी सियासत चमकाने के लिए करने लगी। असल में ऐसे मौकों पर कांग्रेस एक नहीं अपने 10 मुंह का इस्तेमाल करती है। कांग्रेस का पहला मुंह है मल्लिकार्जुन खड़गे का। खुलता है तो वे कहते हैं कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। इस पहले मुंह के बंद होते ही जयराम रमेश सामने आते हैं और इस आतंक की घटना को लेकर सर्वदलीय बैठक की मांग करते हैं। इसके तुरंत बाद कांग्रेस का तीसरा मुंह खुला और पवन खेड़ा कहते हैं कि इस घटना की जिम्मेदारी अमित शाह को लेनी चाहिए। फिर कांग्रेस का एक और मुंह खुलता है और वो इस घटना को पूरी तरह से इंटेलिजेंस की विफलता बताता है। कांग्रेस का असली मुंह तब खुलता है जब जमीन घोटाला में चार्जशीट गांधी परिवार का दामाद रॉबर्ट वाड्रा सामने आता है और उसने जो कुछ कहा उसका मतलब ये है कि देश में न वक्फ कानून होना चाहिए और न ही काशी मथुरा और संभल जैसा मामला। अगर ऐसा होगा तो ये सब होता रहेगा, क्योंकि मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं इस घटना की निंदा करता हूं। ऐसी घटनाओं से कोई मुद्दा नहीं उठता। नागरिकों पर हमला करके मुद्दों को उठाना कायरतापूर्ण तरीका है। धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। अलगाववादियों ने लोगों का
आईडी कार्ड चेक करने के बाद उन्हें मारा, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। मैं इसके पूरी तरह से खिलाफ हूं, लेकिन जब तक हम एकजुट और धर्मनिरपेक्ष नहीं होंगे तब तक हमारी कमजोरियां और मुद्दे पड़ोसी देशों को ज्यादा दिखाई देंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति ने कहा कि अब हमले वाली जगह के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, केंद्र सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। वाड्रा ने कहा, मेरी तरफ से जो भी होगा मैं करने के लिए तैयार हूं। वाड्रा ने आगे कहा, ये मेरा अनुभव है, न कांग्रेस का न मेरे परिवार का, क्योंकि मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों से सीखता हूं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या सिख या ईसाई। मुझे लगता है कि जैसे मुसलमानों को मस्जिदों के बाहर या छतों पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, संभल में जो हो रहा है तो उसकी वजह से ऐसा देखने को मिला है। आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया। उन्हें लगता है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार को पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों के साथ आतंकवाद की चुनौती से निपटने के बारे में चर्चा करनी चाहिए और उनके सुझाव भी लेने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी लोग सरकार के साथ एकजुट होकर खड़े हैं और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। खड़गे ने संवाददाताओं से कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों की हत्या किए जाने से हमें गहरा दुख और सदमा पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी कड़े से कड़े शब्दों में इस कायरतापूर्ण कृत्य की निंदा करती है। उन्होंने कहा कि यह हमला हमारे देश की एकता और अखंडता पर कायराना हमला है। हम दृढ़ता से दोहराते हैं कि निहत्थे और निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले इंसान नहीं हो सकते। खड़गे ने बताया कि उन्होंने बुधवार केंद्रीय गृह मंत्रालय, अमित शाह, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्र शासित प्रदेश के अन्य स्थानीय नेताओं से भी बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की मनमानियों को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं और लगता है कि ये फिलहाल जारी रहेगा। वजह सुप्रीम कोर्ट के खुद के फैसले हैं जो समय के हिसाब से बदलते रहे हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो मणिपुर हिंसा मामले में स्वतः संज्ञान लेता है और जब बंगाल हिंसा की बात होती है तो कोर्ट ये कहता है कि आजकल हमारी निंदा की जा रही है। ये टिप्पणी उस जज की है जिन्हें अगले महीने चीफ जस्टिस बनना है। वकील विष्णु शंकर जैन के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई ने यही टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी के पीछे की मंशा को आसानी से समझा जा सकता है। उसका दूसरा बड़ा मामला संविधान की प्रस्तावना है जिसे आपातकाल के दौरान विपक्ष की अनुपस्थिति में इंदिरा गांधी ने चुपके से जोड़ा था। गोरखनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं और केशवानंद भारती मामले में उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। एक साथ दो विरोधाभासी फैसले संविधान की व्याख्या करने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए। मतलब साफ है, जज की कुर्सी पर जो जब बैठता है वो अपनी मर्जी से संविधान की व्याख्या करता है। यही वजह है कि एक बार फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद ही सुप्रीम है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में टिप्पणी की। धनखड़ ने कहा कि संसद सुप्रीम है और निर्वाचित प्रतिनिधि ही संविधान के अल्टीमेटम मास्टर हैं, उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं हो सकती। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि एक प्रधानमंत्री जिन्होंने आपातकाल लगाया उन्हें 1977 में जवाबदेह ठहराया गया, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। संविधान लोगों के लिए है और ये इसे सुरक्षित रखने का भंडार है। चुने हुए प्रतिनिधि वे अंतिम मालिक हैं कि संविधान में क्या होगा। संविधान में संसद से ऊपर किसी भी अथॉरिटी की कल्पना नहीं की गई है। संसद सर्वोच्च है। मैं आपको बता दूं, ये देश के प्रत्येक व्यक्ति के बराबर ही सर्वोच्च है। उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के दो विरोधाभासी बयानों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हमारी चुप्पी बहुत खतरनाक हो सकती है। विचारवान लोगों को हमारी विरासत को संरक्षित करने में योगदान देना होगा। हम किसी को संस्थानों को कमजोर करने या लोगों को बदनाम करने की अनुमति नहीं दे सकते। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमें अपनी भारतीयता पर गर्व करना चाहिए। हमारा लोकतंत्र रुकावटों को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। सार्वजनिक संपत्ति को जलाया जाना, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करना, हमें इन ताकतों को कमजोर करना होगा। पहले सलाह देकर और अगर जरूरी हो तो कड़वी गोली भी देनी होगी। निशिकांत दुबे ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर गंभीर आरोप लगाए थे। निशिकांत दुबे ने कहा था कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर दिया जाना चाहिए। निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई। कोर्ट ने कहा कि इस सचिव को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।